हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है सभी का इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। दोस्तों, आप हो इंडिया के नंबर 1 सबसे बड़े प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये हमारे टॉप एजुकेटर पूरी की पूरी हमारी टीम है अनअकैडमी की, जो आपको देती है बेस्ट कंटेंट और बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ आपको पढ़ाते हैं। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही शानदार तरीके से आज हमारा अगला जो टॉपिक रहेगा वो आज पढ़ाऊंगा मैं आपको। इससे पहले थोड़ा जान लेते हैं मेरे बारे में। तो आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, मेरा नाम ईश्वर सिसोदिया है, सभी लोग आप जानते ही हैं। क्रैक एमपीएससी व्यापम विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म गेट सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए दोस्तों आप लोगों को अनअकैडमी पर सबसे पहले अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है। उसके बाद क्या करना है, सब्सक्रिप्शन लेने के फ़ायदे क्या हैं। पहली बात तो ये देखिए, फ़ायदे तो हमारे पास देखिए यहाँ पर बहुत सारे हैं। नुकसान तो एक ही है कि हाँ यहाँ पैसे लगते हैं थोड़े बहुत, लेकिन फ़ायदे बहुत सारे दोस्तों। यहाँ पर डेली क्लासेस मिलेगी, लाइव टेस्ट सीरीज, क्विजेस, स्ट्रक्चर कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती है। और भाई टॉप एजुकेटर यहाँ पर पढ़ाते हैं, सारे के सारे टॉप एजुकेटर पढ़ाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर मिलती है। इसलिए सभी बच्चे जिनको भी सब्सक्रिप्शन लेना है, जिसको भी लेना हो, बिल्कुल आप ले सकते हैं, बेशक ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आपने अभी तक अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एमपीपीएससी व्यापम अपना गोल चूज़ करना है। अपना गोल चूज़ करने के बाद स्पेशल क्लास में जाना है। स्पेशल क्लास में जाकर आप यहाँ पर सर्च कर लीजिएगा ईश्वर सिंह। जैसे आप ईश्वर सिंह सर्च करोगे दोस्तों, मेरी प्रोफाइल आपके सामने खुल के आ जाएगी और प्रोफाइल पर आप जाकर वहाँ पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। आज ही फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों। वहाँ पर भी मैं क्लास लेता हूँ अनअकैडमी पर, ताकि वो क्लास और एमसीक्यूज वगैरह जो भी टेस्ट सीरीज वहाँ पर लेता हूँ मैं, वो टेस्ट सीरीज का लाभ आप ले सको। ठीक है ना, तो आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। चाहो तो आप फॉलो भी कर सकते हैं। वहाँ पर फॉलो करने से ये होगा कि डेली आपको क्लास मेरी मिलना चालू हो जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एमपीपीएससी व्यापम सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो 12 महीने का जो प्लान है दोस्तों, पहले 7,000 का पड़ता था, वर्तमान में यह 8,800 रुपये का पड़ रहा है। लेकिन अगर इसमें आप रेफरल कोड यूज़ करोगे मेरा ईश्वर, ये जो आपको रेफरल कोड दिख रहा है यहाँ पर ईश्वर, इससे आपको 10% का यहाँ पर ऑफ हो जाएगा। ठीक है ना, तो 10% का ऑफ यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपको। इसके साथ ही अगर आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको यहाँ पर ध्यान देना 8,800 रुपये का पड़ रहा है। लेकिन अगर इसमें रेफरल कोड यूज़ करोगे ना तो ये भी आपको यहाँ पर मतलब 12,800 रुपये का पड़ रहा है वर्तमान में ये, लेकिन ये भी अगर रेफरल कोड यूज़ कर सकते तो ये भी आपको कम में पड़ जाएगा। ठीक है ना, ओके। तो सभी लोग जिनको भी सब्सक्रिप्शन लेना हो जल्दी से ले लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं क्या, हमारा चल रहा है भारत का इतिहास। और भारत का इतिहास में हमारा चल रहा था दोस्तों, कल हमने पढ़ा था खिलजी वंश को समाप्त कर तुगलक वंश चल रहा था। और तुगलक वंश में हमने मोहम्मद बिन कासिम तक मोहम्मद बिन तक पढ़ लिया था ना, यही तक पढ़ा था ना। गयासुद्दीन तुगलक तो हो गया था हमारा, मोहम्मद बिन तुगलक भी हो गया था ना। तो मोहम्मद बिन तक आपने पढ़ लिया था, मोहम्मद बिन तुगलक हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों उससे आगे का टॉपिक। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो आज का हमारा है दोस्तों वो है आपका कौन सा, फिरोज शाह तुगलक। अगला हमारा जो शासक रहेगा दोस्तों वो रहेगा फिरोज शाह तुगलक। एक मिनट, फिरोज शाह तुगलक कौन सा तुगलक है हमारा आज का? आज का हमारा फिरोज शाह तुगलक है दोस्तों। और आज हम पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में। चलो करते हैं स्टार्ट। फिरोज शाह तुगलक क्लियर सभी का? फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल चलता है दोस्तों 1351 से लेकर 1388 तक फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल चलता है। और दोस्तों आप सभी को पता है दिल्ली सल्तनत का जो शासनकाल चलेगा, तो दिल्ली सल्तनत का शासनकाल तो चलता है कहाँ से कहाँ तक, 1290 से लेकर 1290 से लेकर 1290 से लेकर 1290 से नहीं, 1206 से लेकर 1206 से लेकर आपका चलेगा 1526 तक, जब तक हमारा पूरा का पूरा लोधी वंश नहीं आ जाता है तब तक चलेगा, है ना। तो 1206 से लेकर 1526 तक हमारी दिल्ली सल्तनत का शासनकाल चलता है। ठीक है ना। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के बारे में।
फिरोज शाह तुगलक के बारे में कहानी सुनना ध्यान से, एक ही बार में आपको पूरा याद हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी को। ध्यान देना दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक के बारे में ध्यान देना। पहली बात यहाँ पर आती है कि फिरोज शाह जो तुगलक था, फिरोज शाह तुगलक के बारे में उल्लेख मिलता है कि फिरोज शाह तुगलक धार्मिक कट्टरपंथी शासक था, यानी कि धार्मिक और कट्टरपंथी, धार्मिकता के आधार पर कैसा था, कट्टर। यही कारण है कि आगे चल के इसका वंश भी समाप्त हो जाएगा, धार्मिक कट्टरता, क्योंकि इससे पहले के जो भी थे वो भी धार्मिक कट्टर थे और ये भी धार्मिक कट्टर था। तो इनका शासनकाल ज़्यादा नहीं चलता है धार्मिक कट्टर होने के कारण। साथ ही साथ धार्मिक कट्टर का मतलब था धार्मिक के विरुद्ध, है ना। आगे चलते दोस्तों, आगे बात करते हैं हम लोग। ध्यान देना दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक के बारे में धार्मिक कट्टर था ये। इसी व्यक्ति ने सबसे पहले क्या किया था, ब्राह्मणों के ऊपर सबसे पहले इसने कर लगाया था। सबसे पहले ब्राह्मणों के ऊपर इसने कर लगाया था। ब्राह्मणों पर इसने जजिया कर लगाया था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया। तो ब्राह्मणों पर सबसे पहले इसने क्या किया, जजिया कर लगाया, ये आपको याद रखना है। ब्राह्मणों पर सबसे पहले क्या कर दिया इसने, जजिया कर लगा दिया। तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, ओके। फिर इसके बाद दोस्तों ध्यान देना, एकमात्र शासक था जिसने क्या किया था, दिल्ली सल्तनत काल में 2 बार राज्याभिषेक करवाया था। इसके बारे में ये उल्लेख मिलता है कि इसने अपने शासनकाल में 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया था। 2 बार राज्याभिषेक करवाया था इसने। क्लियर सभी का। तो 2 बार राज्याभिषेक करवाया इसने, ये भी आपको याद रखना है। 2 बार राज्याभिषेक करवाया इसने। साथ ही साथ इसके बारे में और क्या याद रखना है, तो उल्लेख मिलता है कि इसी फिरोज शाह तुगलक के बारे में उल्लेख मिलता है कि जितने भी इतने तकवी मतलब तकवी तकावी, जो भी सुरधानी या तकवी तकावी जो इनके ऋण हुआ करते थे, तकवी ऋण को, सभी किसानों के तकवी ऋण को इसने माफ़ कर दिया था। ये तो इसने अच्छा काम किया था कि इसने जो किसानों का ऋण था वो माफ़ कर दिया था। तो तकवी ऋण माफ़ किया इसने, है ना। फिर इसके बारे में उल्लेख मिलता है दोस्तों आगे कि इसी व्यक्ति ने सबसे पहले, पहला सुल्तान था जिसने सबसे पहले सिंचाई पर कर लगवा दिया था। तो प्रथम सुल्तान जिसने सिंचाई पर कर लगवाया था, सिंचाई पर कर लगा दिया था। सिंचाई कर लगाया इसमें। पहला शासक था दिल्ली सल्तनत के अंदर जिसने सिंचाई पर भी क्या लगवा दिया, कर लगा दिया। और ध्यान देना दोस्तों, यह कर जो होता था कुल फसल का, कुल उपज का 10वां भाग होता था, यानी कि 10वां हिस्सा होता था। क्या होता था ये, कुल उपज का लगभग कितना हिस्सा होता था, 10वां हिस्सा होता था। आई बात समझ में सभी को। फिरोज शाह तुगलक के बारे में उल्लेख मिलता है कि 1351 से लेकर 1388 तक इसका शासन चलता है। धार्मिक कट्टर था, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया इसने 2 बार राज्याभिषेक करवाया अपना, तकवी ऋण माफ़ किया इसने, यानी कि तकवी जो भी ऋण ले रखा था किसानों ने, वो जो है ऋण भी क्या ले रखा था, ये पहले के जो इसके शासनकाल के जो पहले के लोग थे उन्होंने तकवी ऋण लेना चालू कर दिया था लोगों से, यानी कि कर्ज लेना, मतलब वो कहते हैं ना कि कर लेना चालू कर दिया था। तो तकवी ऋण किसानों पर माफ बिल्कुल ऋण हो गया था बेचारों के ऊपर, किसानों के ऊपर नहीं चुका पाए, वो एक बार के ऋण नहीं दे पाए, कर नहीं दे पाए, तो वो तकवी ऋण हो गया। तो वो सारा का सारा ऋण इसने माफ कर दिया था। तो ये तो चलो ठीक है, इसने अच्छा काम किया। प्रथम सुल्तान था जिसने क्या किया, लेकिन इसने सिंचाई पर भी क्या कर दिया, कर लगा दिया था। आई बात समझ में सभी को। तो सिंचाई पर कर लगाने वाला पहला सुल्तान था जिसने सिंचाई पर क्या लगाया था, कर लगाया था। क्लियर सभी का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे कहानी क्या है, आगे ध्यान देना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। शासक हमारा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के बारे में आगे ध्यान देना, आगे क्या कहानी मिलती है। फिरोज शाह तुगलक,
फिरोज शाह तुगलक के बारे में आगे उल्लेख मिलता है कि फिरोज शाह तुगलक ने सर्वाधिक जो है नहरों का जो है काम भी करवाया था। आप सभी को पता है कि पहली बार नहरों का जो निर्माण करवाया था, तो नहरों का जो निर्माण करवाया था, तो निर्माण अगर आपसे पूछे तो निर्माण तो गयासुद्दीन ने करवाया था। पहली बार नहरों का निर्माण किसने करवाया था? गयासुद्दीन ने करवाया था। लेकिन सर्वाधिक नहरों का निर्माण किसने करवाया था? तो सर्वाधिक नहरों का जो निर्माण करवाया था वो कराया था आपका किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। सर्वाधिक नहरों का निर्माण, सर्वाधिक नहरों का निर्माण इसने करवाया था। आगे बात समझ में। इसके बाद दोस्तों और क्या उल्लेख मिलता है तो ध्यान देना, इसके बारे में और उल्लेख मिलता है कि पहली बार इसके ऊपर क्या बोलते हैं, अपने ब्राह्मणों के ऊपर जय कर लगाया, वो तो लिखवा दिया मैंने शायद, है ना। तो अब इसके बारे में और क्या उल्लेख मिलता है तो ध्यान देना, इसके बारे में उल्लेख मिलता है कि पहली बार इस व्यक्ति ने सैनिकों और असैनिकों में अपनी जागीरदारी पर जागीरदारी पर वंशानुक्रम लागू किया। मतलब कहने का ये था कि हमारी जैसे मान लो कोई सेना में था, ठीक है ना, अब मान लो वो वृद्ध हो गया तो उसका बेटा कोई भी आगे का व्यक्ति जो है वो सेना में काम करके अपना घर का पालन पोषण कर सकता है। इसने ऐसा किया था कि भाई मान लो कोई सेना में है और रिटायर्ड हो गए, माना कि वो वृद्ध हो गए, तो उनकी जगह उनका बेटा जा सकता था, ठीक है। तो ऐसा उन्होंने ऐसा इसलिए किया था फिरोज शाह तुगलक ने कि भाई जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है। जब उसका ईश्वर हो सकता है तो मैं उसका क्यों नहीं हो सकता? फिरोज शाह तुगलक ये कहता था, है कि नहीं। तो ये बात आप याद रखना कि फिरोज शाह तुगलक जो था इसने पहली बार जागीरदारी पर क्या किया था? वंशानुक्रम लागू किया था। यानी कि पहली बार इस व्यक्ति ने, मतलब कहने का यह था कि सैनिक आसैनिकों के में अपनी जागीरदारी पर वंशानुक्रम लागू कर दिया था। आगे बात समझ में सभी को यहाँ तक कोई समस्या किसी को? आगे बढ़े अपन, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिरोज शाह तुगलक के बारे में और क्या उल्लेख मिलता है तो ध्यान देना, फिरोज शाह तुगलक के बारे में और उल्लेख मिलता है दोस्तों कि इसने 4 क्षेत्र को अपना अधीन कर लिया था। इसने 4 तरह का जजिया कर लगाया था। इसके जजिया कर की बात करता हूँ मैं, बात अगर हम करें तो 4 तरह के इसने जजिया कर लगाए थे। कौन कौन से लगाए थे तो ध्यान देना, एक तो लगाया था इसने खम्स नाम का एक आता था, लगता था पहले। खम्स एक तरह का जजिया कर हुआ करता था, हुआ करता था। खम्स है, साथ ही साथ एक खराज, खम्स है, खराज है, साथ ही साथ जजिया है और जकात। तो ये 4 तरह का कर लगता था उसमें। फिरोज शाह तुगलक ने 4 तरह का कर लगवाया था, खम्स, खराज, जजिया और जकात, ठीक है ना। इस तरह से 4 तरह का कर जो लागू करवाया था वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, ठीक। और क्या उल्लेख मिलता है तो ध्यान देना, फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल के दौरान बंगाल व सिंध प्रांत पर आक्रमण किया था। तो बंगाल व सिंध पर इसने क्या किया था? आक्रमण किया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, आगे कहानी सुनो ध्यान से। और इसने क्या किया तो इसके बारे में और उल्लेख क्या मिलता है वो हम देखेंगे। अब चलिए देखते हैं दोस्तों, इसके बारे में कहीं उल्लेख मिलता है कि इसने 1300, एक मिनट, इसी व्यक्ति ने क्या किया था 1300 के समथिंग इसने आक्रमण किया था। कहते हैं कि इसने ज्वालामुखी मंदिर को भी पर भी आक्रमण किया था इसने, है ना। तो ध्यान देना दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। तो 1361 की बात है, फिरोज शाह तुगलक के बारे में उल्लेख मिलता है कि 1361 में इसी व्यक्ति ने, फिरोज शाह तुगलक 1361 में इसने 1361 में इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर पर आक्रमण किया। नगरकोट ज्वालामुखी
मंदिर पर आक्रमण किया इसने। ठीक, तो 1361 में इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर पर आक्रमण किया दोस्तों। इसके बारे में और क्या उल्लेख मिलता है तो ध्यान से सुनना। साथ ही साथ इसी व्यक्ति ने 1361 में नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर पर इसने आक्रमण किया। साथ ही साथ उल्लेख मिलता है कि इसने उड़ीसा के पुरी में एक स्थान पड़ता है जगन्नाथ मंदिर। कहा था कि उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथपुरी मंदिर पर भी इसने आक्रमण किया दोस्तों। जगन्नाथ मंदिर पर भी इसने आक्रमण किया था। तो जगन्नाथ मंदिर और ज्वालामुखी मंदिर दोनों जगह इसने क्या किया था, आक्रमण किया था। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। क्लियर सभी का यहाँ पर। तो फिरोज शाह तुगलक ने 1361 में नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर पर आक्रमण किया और साथ ही साथ इसी व्यक्ति ने कहाँ पर आक्रमण किया था, तो साथ ही साथ इसी व्यक्ति ने कहाँ पर आक्रमण किया था, उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर पर भी इसी व्यक्ति ने आक्रमण किया था। यहाँ तक क्लियर सभी का, कोई समस्या किसी को? चलिए आगे बढ़े अपन। ध्यान देना इसके बारे में और क्या उल्लेख मिलता है तो ध्यान देना दोस्तों। इसके बारे में और क्या उल्लेख मिलता है तो ध्यान देना। इसके बारे में उल्लेख ये मिलता है कि लगभग इसने 300 नगर बसाए थे। क्या उल्लेख मिलता है इसके बारे में? ऐसा उल्लेख मिलता है कि इसने लगभग 300 नगर बसाए थे। 300 नगर बसाए थे इसने। अब 300 नगर में महत्वपूर्ण कौन कौन से नगर हैं, तो महत्वपूर्ण नगर जो है हमारे वो देख लेते हैं हम, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण बसाए नगर, ध्यान देना कौन कौन से नगर इसने महत्वपूर्ण जो है बसाए हैं, तो ध्यान देना दोस्तों। एक तो इसने अपने चचेरे भाई जोनाखा, चचेरा भाई जो था इसी का जो है वो जोनाखा चचेरा भाई इसी का था, जिसके जो जोनाखा जो शासक बना था मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से शासक बना था, वो उसी का चचेरा भाई है ना। तो ध्यान देना इसका भी चचेरा भाई लगता हो। तो इसने क्या किया, अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में, यानी कि जोनाखा की याद में एक शहर बसाया था जिसका नाम था जौनपुर। जोनाखा की याद में जौनपुर बसाया। कौन सा बसाया? जौनपुर शहर बसाया इसने। साथ ही साथ दोस्तों इसने और भी शहर बसाए थे, जैसे कि फतेहाबाद, इसने बसाया। साथ ही साथ दोस्तों इसने बसाया था फतेहाबाद, जौनपुर, इसने कई महत्वपूर्ण नगर बसाए। 300 नगर जो है लगभग जो है फिरोज शाह ने बनवाए थे। साथ ही साथ इसने जौनपुर अपने चचेरे भाई जोनाखा की याद में जौनपुर बसा दिया, फतेहाबाद बसा दिया। हरियाणा का हिसार, जिसे हम हांसी बोलते थे पहले, वो इसी ने बसाया। तो हांसी का जो हांसी शहर बसाया था, हिसार जिसे हम बोलते हैं, हिसार भी बोल सकते हैं आप इसको। तो हांसी या हिसार वो भी इसी ने बसाया था। फिर और कौन कौन से नगर बसाए थे तो ध्यान देना दोस्तों। इसी के बारे में उल्लेख मिलता है कि इसी ने फिरोजाबाद भी बताया था, फिरोजाबाद इसी ने बसाया था, ये भी फिरोजाबाद। साथ ही साथ उल्लेख मिलता है कि जो दिल्ली का फिरोज कोटला वाला जो हिस्सा है वो भी इसी ने बसवाया था। तो फिरोज शाह कोटला जो वर्तमान में स्टेडियम है, वहाँ पर फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, वो वाला क्षेत्र भी इसी व्यक्ति ने बसाया था, ऐसा उल्लेख मिलता है। तो 300 नगर लगभग इसने बसाए थे, जिसमें से महत्वपूर्ण नगर मैंने आपको बता दिए हैं: जौनपुर, फतेहाबाद, हांसी, हिसार, फिरोजाबाद, फिरोज शाह कोटला। ठीक है दोस्तों, ये सारे के सारे नगर इसने बसवाए थे। इसके बारे में और क्या उल्लेख मिलता है तो ध्यान से देखना आगे क्या उल्लेख मिलता है। इसी के बारे में उल्लेख मिलता है दोस्तों कि इसने लगभग 1200 के समथिंग इसने जो है 1200 के समथिंग जो लगभग इसने फिरोज शाह तुगलक है ना, फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में ध्यान से सुनना। उल्लेख मिलता है कि दोस्तों इसने लगभग 1200 के समथिंग बागों का निर्माण करवाया था, बाग लगवाए थे, बाग। तो 1200 के समथिंग इसने बाग लगवाए। कहा था कि ऐसा उल्लेख मिलता है कि लगभग उन बागों से लगभग इनकी जो प्राप्ति आय होती थी दोस्तों 1,80,000 रुपये जो है ये इसकी आय होती थी, बाग जो फूल बिकते थे उससे, ऐसा उल्लेख मिलता है। ठीक है ना। तो फिरोज शाह तुगलक के लगभग 1200 बाग लगवाए थे इसने, उसमें से 1,80,000 की आय जो है ये प्राप्त कर लेता था। ठीक है ना।
इसके बाद और क्या उल्लेख मिलता है इसके बारे में, तो ध्यान से सुनना कहानी आगे। इसी व्यक्ति ने कई विभाग भी स्थापित करवाए थे। उल्लेख मिलता है कि इसने बहुत सारे विभाग स्थापित करवाए थे। इसने वहाँ की जो मुस्लिम महिला होती थी, मुस्लिम अनाथ लोग होते थे, उनके लिए भी विभाग की स्थापना करवाई थी। कहा जाता है कि इसने सैन्य शक्ति को भी प्रबल किया था, सैन्य शक्ति को बढ़ावा दिया था इस व्यक्ति ने, ऐसा इसके बारे में उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों, हाँ चलिए आगे बढ़े अपन। कहा जाता है कि इसने सर्वाधिक नहरों का निर्माण भी इसने करवाया था। हालांकि पहले मैं बता चुका हूँ, लेकिन एक बार बता देता हूँ। इसने सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया था, ऐसा उल्लेख मिलता है कि दोस्तों इसने सबसे बड़ी जो नहर बनवाई थी, सबसे बड़ी नहर कहाँ से कहाँ तक बनवाई थी, तो ध्यान देना, सबसे बड़ी जो नहर बनवाई थी इसने, वो बनवाई थी हांसी से लेकर दिल्ली के बीच में। तो हांसी से लेकर दिल्ली के हांसी से लेकर सतलज नदी तक, हांसी से लेकर यानी कि हिसार से लेकर सतलज नदी तक इसने सबसे बड़ी जो बनवाई थी, नहर बनवाई थी, ये आपको याद रखना है। उल्लेख मिलता है कि इसने नहरें जो बनाई है उसमें दो तरह की नहरें हैं। एक नहर जो है उसमें सबसे बड़ी जो नहर है उसका नाम है राजबाही नहर, और दूसरी जो नहर है दोस्तों उसका नाम है उल्गू खानी नहर। ठीक है ना, तो दो नहरें जो सबसे बड़ी है, एक तो उल्गू खानी नहर है और एक आपकी राजबाही नहर। क्लियर सभी का। इस तरह से इसने नहरें बनवाई थी। और क्या उल्लेख मिलता है फिरोज शाह के बारे में, तो ध्यान से सुनना दोस्तों। इसके बारे में ऐसा उल्लेख मिलता है कि फिरोज शाह तुगलक के दरबार में कई प्रकार के गुलाम हुआ करते थे। ध्यान देना दोस्तों, इसके पास कई तरह के गुलाम थे। ऐसा माना जाता है कि इसके पास लगभग 2 लाख गुलाम थे। कितने गुलाम थे इसके पास? लगभग 2 लाख गुलाम इसके पास थे। और इसने फिर बाद में गुलामों का पर भी गुलाम बिकने पर रोक लगा दी थी। गुलाम बिकते नहीं थे क्योंकि ये समझता था कि मेरे गुलाम कोई और खरीद लेगा, इसलिए इसने क्या किया था, इसलिए इसने गुलाम बिकने पर पाबंद लगा दिया था। ठीक है दोस्तों, क्लियर सभी का। ध्यान देना दोस्तों, इसने गुलामों के लिए एक विभाग की स्थापना करवाई थी। 2 लाख इसके पास गुलाम थे, तो गुलाम के लिए स्पेशल इसने विभाग बनवाया था जिसका नाम था गुलामों के लिए एक विभाग बनवाया था इसने जिसका नाम था दीवान ए बंदगान। ये जो विभाग बनवाया था दोस्तों, ये स्पेशली इसीलिए बनवाया था जो वहाँ के गुलाम होते हैं उनके लिए। ठीक है ना, उनकी भर्ती वगैरह जो होती थी वो इसी विभाग के आधार पर होती थी। ठीक है, तो गुलामों के लगभग 2 लाख गुलाम इसके दरबार में हुआ करते थे। और दीवान बंदगान जो है, इसने एक विभाग की स्थापना करवाई थी, तो ये गुलामों के लिए इसने करवाई थी। ठीक है दोस्तों, क्लियर सभी का। आगे बढ़े यहाँ तक, क्लियर सभी का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देना दोस्तों, इसके बारे में और क्या उल्लेख मिलता है, तो ध्यान देना इसके बारे में उल्लेख मिलता है कि फिरोज शाह तुगलक ने, चलो आगे बता देता हूँ इसके बारे में उल्लेख क्या मिलता है, तो ध्यान देना फिरोज शाह तुगलक के बारे में उल्लेख मिलता है कि इसने जो गरीब लोग होते थे उनके लिए, वृद्ध लोग जो होते थे, तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में उल्लेख मिलता है कि गरीब और वृद्ध जो लोग होते थे, गरीब व वृद्ध, इसने लोगों के लिए, वृद्ध और गरीब लोगों के लिए इसने एक पेंशन योजना चालू करवाई थी। तो पेंशन के लिए एक अलग विभाग बनवाया था। तो पेंशन के लिए इसने लिए विभाग की स्थापना की थी। उस विभाग का नाम क्या दोस्तों, ध्यान देना, उस विभाग का नाम था दीवान ए इस्तेहाक। उस विभाग का नाम था दीवान ए इस्तेहाक। ये जो विभाग था, इसी विभाग के आधार पर दोस्तों गरीब लोगों को जो है यहाँ पर, वृद्ध लोगों को जो है यहाँ पर पेंशन दी जाती थी। ठीक है दोस्तों, क्लियर सभी का यहाँ पर। तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में इतनी कहानी समझ में आ गई सभी को। गरीब
वृद्ध लोगों को पेंशन की जो शुरुआत होती थी वो कहाँ से दी जाती थी, तो ध्यान देना दोस्तों, ये पेंशन जो मिलती थी वो किस विभाग के माध्यम से मिलती थी, दीवान इस्तिहाक के माध्यम से मिलती थी। क्लियर सभी का यहाँ तक, कोई समस्या? चलिए आगे बढ़े अपन। ओके ठीक, चलिए आगे बढ़े अपन। तो दोस्तों ये है इनकी बातें फिरोज शाह के बारे में। फिरोज शाह के बारे में तो और क्या उल्लेख मिलता है तो मैं आपको बता देता हूँ और क्या उल्लेख मिलता है, देखिए ध्यान से। फिरोज शाह के बारे में और उल्लेख मिलता है दोस्तों कि इसी व्यक्ति ने गरीबों के लिए, इसी व्यक्ति ने क्या किया था, गरीबों के लिए एक विभाग की स्थापना करवाई थी। गरीबों को खिरात बांटने के लिए इसने एक विभाग की स्थापना करवाई थी। तो दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात, तो दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना भी इसने करवाई थी गरीबों को खैरात बांटने के लिए। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। क्लियर सभी का? चलिए आगे बढ़े अपन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फिरोज शाह तुगलक के बारे में और क्या उल्लेख मिलता है तो मैं आपको बता दूं, इसके बारे में उल्लेख मिलता है दोस्तों, इसी व्यक्ति ने पहली बार भारत में दिल्ली सल्तनत काल में पहला सुल्तान था जिसने एक व्यवस्था लागू की थी रोजगार ब्यूरो की। तो पहली बार रोजगार ब्यूरो को लागू करने वाला व्यक्ति भी यही था, प्रथम सुल्तान था जिसने रोजगार ब्यूरो की स्थापना करवाई थी, रोजगार ब्यूरो की स्थापना कराई थी। तो रोजगार ब्यूरो को लागू करने वाला जो पहला सुल्तान था उसका नाम क्या था, उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। क्लियर सभी का यहाँ तक, कोई समस्या? चलिए आगे बढ़े अपन। इसके बारे में दोस्तों एक उल्लेख मिलता है कि इसने कुछ सिक्के भी चलवाए थे फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक के बारे में उल्लेख मिलता है कि इसने कुछ सिक्के भी जारी करवाए थे। तो ध्यान देना फिरोज शाह तुगलक के बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है। शासनकाल तो आप सभी को पता है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। इसने दोस्तों शशगनी नाम के कुछ सिक्के इसने जारी करवाए थे। तो इसके सिक्के जो थे उनको शशगनी सिक्के बोलते थे। तो ध्यान देना दोस्तों, शशगनी नाम के सिक्के इसने जारी करवाए, ठीक है। तो शशगनी नाम के सिक्के जो है इसने जारी करवाए थे। इसके बाद में और क्या उल्लेख मिलता है तो ध्यान से सुनना दोस्तों। इसके बारे में उल्लेख मिलता है कि कुछ लोगों ने, जैसे कि एलियट नाम के जो इतिहासकार हुए हैं दोस्तों, एलियट नाम के एक इतिहासकार ने इसे दिल्ली सल्तनत काल का बादशाह अकबर कहा है दोस्तों। ध्यान देना, ये प्रश्न आपके काम का हो सकता है। एलियट व एंडरसन ने इसे सल्तनत काल का या दिल्ली सल्तनत काल का दोस्तों इसे अकबर कहा है। दिल्ली सल्तनत का काल का क्या कहा है इसको, तो अकबर कहा है, अकबर। आए बात समझ सभी को। तो दिल्ली सल्तनत काल का अकबर जो कहा है वो किसने कहा है, एलियट ने कहा। और ये बड़े इतिहासकार हुए, प्रसिद्ध इतिहासकार है जिन्होंने ऐसा उनको कहा है। फिरोज शाह तुगलक को इसने क्या कहा, तो फिरोज शाह तुगलक को इसने कहा कि भैया ये तो दिल्ली सल्तनत का अकबर है, अकबर। ये बात कही किसने, एलियट ने कही। आई बात समझ में सभी को यहाँ तक, क्लियर सभी का? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिरोज शाह तुगलक के बारे में कुछ किताबें भी लिखी गई हैं। तो ध्यान देना दोस्तों, जिनके बारे में कहीं उल्लेख मिलता है। तो ऐसा उल्लेख मिलता है कि दो इतिहासकार हुए, दो लेखक हुए, जिनका नाम है, एक का नाम है तो आप सभी को पता होगा, एक का नाम तो है बर्नी नाम है, बर्नी ने भी इसके बारे में लिखा है। और साथ ही साथ एक है शमसे सिराज। तो शमसे सिराज एक लेखक है, शमसे सिराज। ध्यान देना दोस्तों, दोनों ही लेखक बड़े प्रसिद्ध हैं। और उल्लेख मिलता है कि 1361 से लेकर लास्ट के जो कुछ साल बचे थे, 1361 से लेकर 1356 तक का जो वर्णन मिलता है वो बर्नी की किताब में मिलता है। बर्नी की जो किताब थी उस किताब में दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना, फिरोज शाह के बारे में लिखा है उसने। तख्ते फिरोजशाही, तारीख फिरोजशाही, है ना। तो इन्होंने किताब लिखी जिसका नाम था तारीख ए फिरोजशाही,
तारीख ए तो तारीख फिरोज शाही जो लिखी दोस्तों, ये किसने लिखी? तो बर्नी ने लिखी थी। बाद में उल्लेख मिलता है किसी फिरोज शाह ने बाद में इसे जेल में डाल दिया था, और जेल में डालने के बाद में फिर छोड़ भी दिया था, ऐसा उल्लेख मिलता है। फिर बाद में शम्स सिराज ने इस किताब को पूरा किया था। तो तारीख फिरोज शाही के जो लेखक थे दोस्तों, जो ऑप्शन में आए, बर्नी आ जाए तो बर्नी लिखना है, पहले तो बर्नी ही लिखना है, और बर्नी नहीं आए तो आपको शम्स सिराज भी लिखना है, ठीक है ना। क्लियर सभी का? तो वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा फिर आपका, ठीक है ना। तो आई बात समझ में यहाँ तक? क्लियर सभी का? बोलो बोलो बोलो, क्लियर हुआ सभी का? आगे बढ़े? बोलिए। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, अगर आपको पसंद आ रहा हो तो दोस्तों थोड़ा लाइक वाइक कर देना वीडियो को। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिरोज शाह तुगलक के बारे में एक और बात सुनो ध्यान से। इस व्यक्ति ने महिलाओं को, इस व्यक्ति ने महिला को संतों की मजार पर जाने से रोक लगाई कि भाई आप संतों की मजार पर नहीं जा सकते। साथ ही साथ इसी व्यक्ति ने क्या किया, इसी सुल्तान ने क्या किया, बुर्का मतलब पर्दे व्यवस्था, महिलाओं के लिए पर्दा व्यवस्था चालू कर दी। इसमें महिलाओं को पर्दे में रहना प्रारंभ कर दिया। महिलाओं के लिए पर्दा व्यवस्था लागू की इसने। तो महिलाओं के लिए पर्दा व्यवस्था इसने लागू करवाई। इस व्यक्ति ने महिलाओं को संतों की मजार पर जाने से रोक लगा दी। दिल्ली सल्तनत काल का अकबर एलियट ने इसे कहा था। तो ये सारी की सारी कहानी है जो आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है ना। तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में इतनी सारी है आपको याद रखना है। इसने सिक्के जारी करवाए थे, शजगनी नाम के सिक्के चलवाए थे इसने। एलियट ने इसके बारे में कहा कि दिल्ली सल्तनत का अकबर है, और इस व्यक्ति ने महिलाओं को संतों की मजार पर जाने से रोक लगा दी। महिलाओं के लिए पर्दा व्यवस्था चालू करवा दी इस व्यक्ति ने। तो ये सारी की सारी बातें हैं जो आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। क्लियर सभी का? अब जो सिंचाई पर कर लगाया था ना, उस सिंचाई कर के बारे में आपको बता देता हूँ। जो सिंचाई पर कर लगवाया था वो क्या कर था, तो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। चलो इसको मिटा रहा हूँ मैं, अगर जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लेना। ध्यान देना दोस्तों, सिंचाई कर के बारे में ध्यान देना। स्क्रीनशॉट पर सॉरी अपना जो सिंचाई जो कर लग रहा था, स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा आपने। अब ध्यान देना दोस्तों, बात ये हो रही कि सिंचाई जो कर लगवाया था, वो सिंचाई कर को क्या कहा था, तो ध्यान देना। सिंचाई कर को इसने कहा था क्या, एक मिनट है ना, ध्यान देना। तो दोस्तों सिंचाई कर को इसने कहा था क्या, उल्लेख मिलता है कि इसने सिंचाई पर जो कर लगवाया था उसी सिंचाई कर को कहा जाता है दोस्तों क्या, हक-ए-शर्ब। हक-ए-शर्ब के नाम से उस सिंचाई कर को जाना जाता था। तो सिंचाई कर को हक-ए-शर्ब के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। आई बात समझ में सभी को? क्लियर यहां तक? हाँ चलो ठीक है, आगे बढ़े अपन। ठीक है, रोजगार ब्यूरो की स्थापना करवाई दी अपन ने, कोई समस्या नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो सिंचाई जो कर लगाया था दोस्तों, उसके बारे में उल्लेख मिलता है कि उसे हक-ए-शर्ब बोलते थे। इसी फिरोज शाह तुगलक के बारे में और क्या उल्लेख मिलता है, तो ध्यान देना। इसी फिरोज शाह तुगलक के बारे में उल्लेख मिलता है दोस्तों कि इसने सिंचाई करके साथ साथ, इसी फिरोज शाह तुगलक के बारे में उल्लेख मिलता है कि इसका जो लास्ट आक्रमण हुआ था दोस्तों, इसका अंतिम जो अभियान था वो सिंध पर इसने कराया था। और इसी के बारे में उल्लेख मिलता है कि जो अशोक के शिलालेख थे दोस्तों, अशोक के जो शिलालेख थे, उन्हीं अशोक के शिलालेखों में से उल्लेख मिलता है कि इस व्यक्ति ने अशोक के शिलालेखों में से जो 2 शिलालेख थे, जिसमें आपका एक तो है टोपरा, जो हरियाणा में लगा था उस समय, हरियाणा में लगा था टोपरा, और एक वो लगा था दोस्तों आपका कहाँ पर, मेरठ में, मेरठ,
कहा जाता है कि इन दोनों हिसार से टोपरा और मेरठ इन दोनों को उठाकर ये व्यक्ति कहाँ लाया था, दिल्ली लेकर आया था। ये बात भी आपको याद रखना है कि दिल्ली लाया था, उन दोनों को वहाँ से उठाकर कहाँ लाया था, तो दिल्ली लाया था। ठीक है ना, ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में आता है। तो टोपरा और मेरठ दोनों को ले आया कहाँ पर, ले गया दिल्ली, ले गया कहाँ पर, दिल्ली ले गया। ठीक है ना, ये बात आपको थोड़ा सा याद रखना है। क्लियर सभी का, आई बात समझ में। अब इसका अंतिम जो मूवमेंट हुआ दोस्तों कहाँ पर हुआ, तो अंतिम आक्रमण जो इसने किया था वो कहाँ पर किया था, तो ध्यान देना दोस्तों, इसने जो अंतिम अभियान किया था वो कहाँ पर किया था, सिंध प्रांत के ऊपर किया था। और आप सभी को पता होगा कि एक तुगलक तो चल गया, दूसरा तुगलक को संभालो यारो। एक कहावत भी आती है इसके बारे में कि शख्स सावत को जरा जाने दो, एक तुगलक तो चल बसा, जरा दूसरा तुगलक को संभाल लो, है ना। तो एक कहावत आती है कि दूसरे तुगलक को संभाल लीजिए। तो उल्लेख मिलता है कि दोस्तों यहाँ पर दूसरा तुगलक मतलब एक तुगलक पहले मर गया, यही इसी अभियान के दौरान। आपको पता होगा मोहम्मद बिन जो तुगलक था वो सिंध प्रांत के समय ही मारा गया था, और ये भी सिंध प्रांत के समय ही मारा जा रहा है। देखो आप, तो कहते हैं कि इसने क्या किया, सिंध प्रांत पर आक्रमण किया, इसने सिंध पर अपना अभियान जारी किया। कहा था कि 1362 से लेकर 1363 तक इसने सिंध पर आक्रमण किया। तो सिंध पर इसने अपना आक्रमण जमाया, और कहा जाता है कि यहीं पर सिंध आक्रमण के दौरान ही यह व्यक्ति क्या होता है, मारा जाता है। सिंध आक्रमण के दौरान ही व्यक्ति मारा जाता है, ये बात थोड़ी सी आपको याद रखना है। क्लियर सभी का, ठीक है। इसी फिरोज शाह तुगलक के बारे में और क्या उल्लेख मिलता है, तो ध्यान देना दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक के बारे में उल्लेख मिलता है कि इसने अपनी एक आत्मकथा भी लिखी है। हाँ, आत्मकथा भी है इसकी आत्मकथा का जो नाम है दोस्तों वो है क्या, फतुहात ए फिरोज शाही। तो फुतुहात ए फिरोज शाही जो आत्मकथा है दोस्तों वो भी इसी ने लिखी थी, ऐसा उल्लेख मिलता है। ठीक है ना, क्लियर सभी का, यहाँ तक कोई समस्या किसी को। अब आगे बढ़े अपन, तो ध्यान देना दोस्तों, अब जो हमारा सिंध प्रांत के ऊपर आक्रमण किया था उसी समय जो है मारा जाता है। इनके बाद जो शासक बनेंगे उनके बारे में ध्यान सुनिए आप लोग, है ना। इसके बारे में जो शासन बनेंगे ना, आगे जो शासक बनेंगे उनके बारे में आप सुनिए ध्यान से। इनके बाद कौन कौन से शासक जो है तुगलक वंश के बनते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद जो है फिरोज शाह के बाद जो शासक बनेंगे दोस्तों ध्यान देना, इसके बाद शासक बनेगा दोस्तों तुगलक शाह, नाम ही तुगलक शाह के नाम से बनेगा, तुगलक शाह। इसके बाद बनेगा दोस्तों कौन सा, अबरूब्रक, एक मिनट, अबरूब्रक। अबरूब्रक के बाद में जो शासक बनेगा दोस्तों उसका नाम है क्या, तो इसका नाम है मंदन शाह या मुदन शाह भी बोलते हैं इसको, तो मुदन शाह। मुदन शाह के बाद जो शासक बनेगा दोस्तों उसका नाम है सिकंद शाह। सिकंद शाह के बाद जो शासक बनेगा दोस्तों उसका नाम रहेगा नासरुद्दीन महमूद। और इसी नासरुद्दीन महमूद के समय दोस्तों क्या होगा, एक तैमूर का आक्रमण होगा, और इसी नासरुद्दीन के समय क्या होगा, तैमूरों का आक्रमण होगा। और तैमूर का आक्रमण होगा दोस्तों 1398 में। तो 1398 में इसी के समय क्या होता है, तैमूरों का आक्रमण होता है। और तैमूर आक्रमण में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर नासरुद्दीन महमूद को जो है यहाँ पर मारा जाता है। नासरुद्दीन महमूद को मार दिया गया, और ये मारा गया। यहाँ पर मारे जाने के बाद यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, दिल्ली पर यहाँ पर क्या होता है, तैमूरों में एक व्यक्ति आता है दोस्तों जिसका नाम था, ये मारा गया।
और यहीं पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था खिज्र का। इसी में से इन तैमूरों में एक व्यक्ति था खिज्र का। यही खिज्र का आगे चलकर दिल्ली की गद्दी को संभालता है और दिल्ली पर अपना एक नया वंश लेकर आता है दोस्तों। इसी नए वंश का नाम था खिज्र वंश, या इसी को हम बोलते हैं क्या दोस्तों, खिज्र वंश या फिर सैद वंश। ठीक है ना, क्लियर सभी का यहाँ पर। तो खिज्र वंश को हम जो है अब पढ़ेंगे आगे के वीडियो में। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। तो खिज्र वंश के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत। और दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़ेदार होंगे। और आप सभी को दीपावली के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।